राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। वक्त रहते पायलट ने पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे में ग्रामीणों की मौत हो गई है। ये घटना हनुमानगढ़ के गांव बहलोल नगर में हुई है। जिस वक्त गांव में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ, उस वक्त तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि MiG-21 फाइटर जेट का मलबा बहलोल नगर में फैला हुआ है। जेट के मलबे से धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि पायलट हादसे के बाद जमीन पर सुरक्षित मौजूद है। लोग उसको घेरे हुए हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। मिग हादसे पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन का बयान सामने आया है। कुछ लोगों की हताहत हुए हैं, जान गई है, घर नष्ट हुए हैं। पायलट से वो अभी तक सुरक्षित है। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें। और अब बात अमृतसर की करेंगे। अमृतसर में 2 दिन के भीतर आज दूसरा ब्लास्ट हुआ। आज सुबह हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ। धमाके की जगह पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। लगातार ब्लास्ट में IED होने की आशंका व्यक्त हो रही है। अमृतसर में आज एक बार फिर से धमाका हुआ। इस बार ये धमाका हेरिटेज स्ट्रीट पर हुआ, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धमाका सुबह करीब 6 बजे हुआ। इस धमाके में IED इस्तेमाल होने की आशंका है। सुबह हुए इस धमाके के बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। धमाके के बाद मौके पर FSL की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम्स पहुंची। एक शख्स के जख्मी होने की भी जानकारी है। पुलिस के मुताबिक घायल की हालत फिलहाल ठीक है। पंजाब के DGP गौरव यादव के मुताबिक मामले की हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ हुई है, बट यस लाउड नॉइस वाज देयर। स्ट्रीट गोल्डन टेम्पल के पास की जगह है। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचते हैं, लिहाजा पुलिस बल को सतर्क कर दिया गया है। अभी 6 मई को हुए पहले धमाके की जांच पुलिस कर ही रही थी कि 2 दिन बाद दूसरा धमाका हो गया। राजौरी में हमले के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राजौरी सेक्टर के पास BAT की मूवमेंट का पता चला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है और इस हमले को लेकर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर राजौरी सेक्टर के सामने सीमा पार अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को एक्टिव कर दिया है। राजौरी के केसरी हिल में मारे गए आतंकियों की जांच से खुलासा हुआ है कि सीमा पार से आतंकियों को वॉर लाइक वेपन्स की मदद मिल रही है। सूत्रों के अनुसार जंगल के रास्ते आतंकियों को जम्मू सेक्टर में घुसपैठ के लिए मुजाहिद बटालियन और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम मदद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक POK में 3 जगह बैट टीम एक्टिव है। POK में मौजूद लांजोते और कालू एरिया के पास भी बैट टीम से खतरा है। आपको बता दें कि बैट पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स से लिए गए सैनिकों का एक ग्रुप है। हैरानी की बात यह है कि बैट में सैनिकों जैसी ट्रेनिंग वाले आतंकी भी होते हैं। इनको LOC पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता है। खबर केरल से। केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार हो रहे हैं। तस्वीरें केरल के मलप्पुरम जिले की हैं, जहां तानूर इलाके में नदी में नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ। हादसे के वक्त नाव में 40 लोग सवार थे। हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और कई यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नाव हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मलप्पुरम नाव हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नाव हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। प्रयागराज के चकिया से माफिया राज चलाने वाला अतीक अहमद अब अतीत बन चुका है। उसकी बेगम शाइस्ता फरार है और अब शाइस्ता को भी यूपी पुलिस ने माफिया घोषित किया है।
शाइस्ता अब तक बखूबी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी का फाइनल काउंटडाउन जारी हो गया है। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी शाबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर रुकी थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया गया है। ये धमकी 10 सज्जाद मुगल के ट्विटर हैंडल से दी गई है। धमकी के साथ अतीक के बेटे अली की फोटो भी ट्वीट की गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक का ये बेटा अली अभी जिंदा है। और बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनावों को लेकर जी न्यूज और मैट्रिक्स का दूसरा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी सरकार। जी हां, जी न्यूज और मैट्रिक्स का दूसरा ओपिनियन पोल जो आंकड़े पेश कर रहा है वो तो कहानी को कुछ यही बता रहे हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पा सकती है। बीजेपी को 103 से 118 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 82 से 97 सीटें आ सकती हैं। जेडीएस के खाते में 28 से 33 सीटें जाती दिख रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं जेडीएस को 14 और अन्य को 3% वोट मिलने की संभावना है। मतलब ये कि वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 1% अधिक वोट मिलने का अनुमान है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जी हां, इसी सर्वे में 54% लोगों ने माना है कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश करने के आरोप लगाए हैं। और उनके मुताबिक सरकार बचाने में वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की। उनके बयान पर वसुंधरा राजे ने भी पलटवार किया है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली है जिससे हर कोई हैरान है। धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। अशोक गहलोत के बयान के बाद वसुंधरा राजे ने पलटवार किया और कहा कि गहलोत साल 2023 के चुनाव में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी गहलोत पर निशाना साधा। कहा, सीएम साहब ने कबूला कि राजस्थान को उन्होंने पैसे की मशीन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो खर्चा कर रही है, सत्ता में रहने के लिए जो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो राजस्थान से ऐंठे जा रहे हैं। इस बात का उन्होंने खुलेआम जनता के सामने कबूल कर लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। पहलवानों के समर्थन में आए किसानों ने आज उग्र प्रदर्शन किया। भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का धरना आज 15वें दिन भी जारी है। जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज भारी हंगामा हुआ। सुरक्षा में लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर कई किसान प्रदर्शन स्थल तक पहुंच गए। पुलिस ने कुछ किसानों को वहीं रोकना चाहा, लेकिन कई किसान आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए खाप और किसान संगठनों के लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। बीजेपी ने उनके बयान पर पलटवार भी किया है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से पहले सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बागेश्वर बाबा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर बिहार और दूसरे प्रदेशों में घूम घूम कर बाबा सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। बिहार में हर धर्म के लोग इसका विरोध करेंगे। भाई वीरेंद्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबा धीरेन्द्र लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बागेश्वर जी केंद्र सरकार के इशारों पर बिहार और अन्य प्रदेशों में घूमकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी विधायक के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, इनके बयानबाजी का कोई मतलब नहीं। मैं तो कहूंगा कि भाई वीरेंद्र जी को बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा। और अगली अहम खबर यूपी से। यूपी में पीएफआई के खिलाफ एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। 20 जिलों में रेड के दौरान 2 इनामी संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। एटीएस ने रविवार को लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़, बहराइच समेत यूपी के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। यूपी एटीएस को इनपुट मिला था कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को फिर से सक्रिय करने और राज्य का माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है, जिसके बाद एटीएस ने छापे मारकर पीएफआई के 21 लोगों को हिरासत में लिया और 70 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। लखनऊ में एटीएस ने अमीनाबाद से पेशे से वकील शोएब सिद्दीकी नाम के शख्स को हिरासत में लिया। एटीएस को शक है कि शोएब सिद्दीकी के तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं। एटीएस ने छापेमारी के दौरान वाराणसी से रईस और परवेज अहमद नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 50-50 हजार के ये दोनों आरोपी पीएफआई के लिए काम करते थे और दिल्ली, यूपी और केरल में पीएफआई की कई बैठकों में शामिल हुए थे। वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट से अब्दुल खालिद और मवाना से मोहम्मद मूसा नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। बिजनौर में भी एटीएस की टीम ने मस्जिद के इमाम समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। इन दोनों संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। जो मई का महीना गर्मी से परेशान कर देता है, उसी मई के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है। वाकई में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटक दूर दूर से बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर और हिमाचल का रुख कर रहे हैं। मई के महीने में बारिश और बर्फबारी का आनंद लेना हो तो पहाड़ों में पहुंच जाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का तो दिसंबर महीना चल रहा है। पिछले दिनों बरसात की वजह से मनमोहक बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ के किश्तवाड़ के माछिल इलाके में ताजा बर्फबारी के शानदार नजारे नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह सुबह पहलगाम की बेताब वैली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते ठंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है। गुलमर्ग में बर्फबारी के कारण सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से नजारा देखने लायक बन रहा है। यहाँ के रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी होने से सैलानियों की मौज हो गई है। देखिए आप अटल टनल के पास बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। चारधाम यात्रा में बरसात और बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग ने गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए सावधानी से यात्रा करने की नसीहत दी है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद चारधाम यात्रा जारी है। बर्फबारी के बीच उबड़ खाबड़ रास्तों पर बाबा केदारनाथ के भक्त बम बम भोले और जय जय केदार के नारे के साथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री जाने वालों के लिए सुरक्षित यात्रा की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली में पिछले कई दिनों से बर्फ ने अपना डेरा डाल रखा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हैं, जिसे हटाने का काम लगातार चल रहा है।
मौसम विभाग ने 9 मई को हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स ने शरणार्थी शिविर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में सभी की मौत हो गई है। हत्या के आरोप में शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के टेक्सास में एक तेज रफ्तार कार ने प्रवासियों के समूह को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि कुछ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कईयों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। अधिकारियों के मुताबिक एसयूवी ड्राइवर ने टेक्सास के ब्राउन सिविले में भीड़ में गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया। इस हादसे में मारे गए सभी लोग ओजानम सेंटर के पास एक बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, जो प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेघरों के लिए एक घर कहा जा सकता है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हादसा जानबूझकर किया गया या कार ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिन प्रवासियों को कुचला गया उनमें से अधिकांश वेनेजुएला के बताए जा रहे हैं। हादसे का सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Z News।